असलकुम एवरीवन। आज हमारे पास क्विज नंबर 7 है। दैट वन इज फ्रॉम द टाइट्रेशन। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू हमारे क्विज नंबर 7 का है। इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड व्हेन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट कब होगा? जब आपके पास एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, जब एसिड एंड बेस की स्टोकियोमेट्रिक कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। दैट वन इज द बी ऑप्शन। Which of the following indicators is best suited for the titration of a weak acid with a strong base? तो जब आपके पास weak acid और strong base हो, या strong acid strong base हो, इन शॉर्ट जब भी आपके पास strong base हो, एसिड हमारे पास किसी भी नेचर का हो, अगर हमारे पास strong base है तो उस टाइट्रेशन के लिए हम फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर इजीली यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन। If 25 ml of 0.1 molar NaOH is used to titrate 50 milliliter of hydrochloric acid, what is the molarity of HCl? तो हमारे पास फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। वैसे हमारे पास पूरा फॉर्मूला है M1V1 divided by N1 is equal to M2V2 divided by N2. N1 and N2 are the number of the moles from the balanced chemical equation. तो जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं HCl की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो 1 मोलर 1 रेशो आएगी हमारे पास, जिसकी वजह से हम N1 और N2 को इस इक्वेशन के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH हो, तो वहां पे NaOH के साथ 2 आ जाएगा बैलेंसिंग करते हुए, तब हमें M1V1 डिवाइडेड बाय N1 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें हमें M1V1 इज इक्वल टू M2 यूज कर लेंगे। M1V1 आर द मोलैरिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ बेस। तो हमारे पास मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम है 25, इज इक्वल टू M2 हमें कैलकुलेट करना है। V2 की वैल्यू आपको दी हुई है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 0.050 मोलर। ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइट्रेशन इज फॉल? तो इन फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है? एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट आर ऑलवेज द सेम। दैट स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। आइडियली हम ये कहते हैं कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट एक ही होना चाहिए, बट आइडियली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, ह्यूमन एरर्स आर देयर। सो ह्यूमन एरर्स की वजह से हमारे पास एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है। एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट से दूर जाता जाएगा, तो जितना एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट से दूर जाता जाएगा उसको हम कहते हैं टाइट्रेशन एरर। तो हमारे पास एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट रियल लाइफ में टोटली डिफरेंट चीजें हैं, इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा। जितना डिफरेंस आएगा उतना हमारा एरर जो है वो बढ़ता जाएगा। The next MCQ is in a redox titration using KMnO4, the color change at the end point is due to। तो redox titration जब हम KMnO4 यूज करते हैं तो हमारे पास कलर चेंज एंड पॉइंट पे क्यों होता है? बिकॉज एक्सेस परमैंगनेट इन द सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। ए ऑप्शन। The primary standard substance used for standardizing HCl in acid base titration is। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड प्राइमरी हैं, कुछ है सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो हैं जिनकी हमारे पास कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती, हाई मोलिकुलर वेट के होते हैं, हाईली प्योरिटी के होते हैं। और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दे आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं रहती। तो हमने इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इनकी टाइट्रेशन करवाएंगे पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड से, और उसके बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो HCl की स्टैंडर्डाइजेशन हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कर सकते हैं। The shape of a titration curve for a weak acid and a strong base titration is in mainly influenced by। तो हमारे पास weak acid strong base में जो titration curve की shape है वो डिपेंड करती है pKa of the weak acid। D option। Why is NaOH not commonly used as a primary standard in titration? NaO strong acid strong bases कभी भी primary standard नहीं होंगी, they are secondary standard। और NaOH क्यों नहीं है? Because it absorbs carbon dioxide from the air। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट हमें बना देती है, जिसकी मदद से इसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है। 50 milliliter sample of 0.1 molar acetic acid is titrated with 0.1 molar of sodium hydroxide। pKa आपको दी है। What is the pH at the हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट? तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाफ इक्विवेलेंस पे पीएच जो है वो pKa ऑफ द वीक एसिड होती है। pKa आपको दिया गया है 4.76, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इट इज बी ऑप्शन। जस्ट आपने सिंपल देखना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाफ इक्विवेलेंस पे pH इज इक्वल टू pKa ऑफ द एसिड। Which indicator is most suitable for a titration between a strong acid and a weak base? अब weak base है और strong acid है, तो हमारे पास इंडिकेटर जो सबसे बेस्ट है, that one is the methyl orange। A option।
व्हाट इज द रोल ऑफ अ बफर इन अ टाइट्रेशन कर्व? तो बफर का रोल क्या होगा कि पीएच को रेजिस्ट करेगा बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, पीएच को चेंज नहीं होने देगा हमारे पास। In a titration of a sulfuric acid with NaOH, how many equivalence point are reached? तो आपके पास डाइप्रोटिक एसिड है तो दो equivalence point हमारे पास आएंगे, बी ऑप्शन। What is the correct relationship between the equivalence point and the end point? The equivalence point is that where stoichiometric neutralization occur, while end point वो होगा जहाँ पे आपके पास कलर चेंज होगा। तो अगला ड्रॉप जो होता है वो equivalence point से वो हमारे पास end point का होता है। A solution of a weak base is titrated with a strong acid. The resulting solution at the equivalence point. अब वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट आपकी लेस देन 7 पे होगी, मतलब एसिडिक नेचर की होगी। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होती, वीक एसिड होती, तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास होती पीएच ग्रेटर देन 7 और बेसिक हो जाती। तो यहाँ पे वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट विल बी एसिडिक। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फिनोफ्थिलीन एज एन इंडिकेटर? तो फिनोफ्थिलीन की हमारे पास क्या है, फिनोफ्थिलीन वीक एसिड वीक बेस के लिए नहीं यूज होता, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए यूज होता है। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए बहुत ज्यादा कोई सुटेबल हमारे पास इंडिकेटर नहीं है। जो मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर है डेट इज थाइमोल ब्लू, या फिर हम इसकी ज्यादातर प्रेफरेंस करते हैं कि पीएच मीटर के थ्रू हम करें और ज्यादा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस करें। अगर थोड़ा बहुत जो इंडिकेटर सुटेबल है, डेट वन इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। पोलीप्रोटिक एसिड रिक्वायर्स मल्टीपल टाइट्रेशन बिकॉज, पोलीप्रोटिक एसिड हमारे पास मल्टीपल टाइट्रेशन क्यों करता है? बिकॉज इट हैज मोर देन वन डिसोसिएशन स्टेप्स। रेडॉक्स टाइट्रेशन में जब हम KMnO4 और आयरन सल्फेट की कराते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की कहाँ से कहाँ जाती है, +7 से +2 में मैग्नीज हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +7 है इसकी और +2 में ये एट द एंड चला जाएगा। Which indicator is used as a redox titration involving KMnO4? जब हम KMnO4 की टाइट्रेशन करवाएं तो हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैग्नीज एक ट्रांजिशन मेटल है। जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी उसका कलर चेंज होगा। आपको पता है इन ट्रांजिशन मेटल्स की क्वालिटीज है कलर की, हर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ट्रांजिशन मेटल का अपना कलर है। तो जैसे ही वो ट्रांजिशन +7 से +2 पे जाएगा उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होगा। इंडिकेटर का रोल भी यही है कि वो एंड पॉइंट बताता है कलर चेंज करके। तो ऑलरेडी हमें वो चीज़ ट्रांजिशन मेटल से मिल रही है, सो हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। हियर KMnO4 itself will act as an indicator. So B option बनेगा, no external indicator is needed. In an iodine thiosulfate titration, starch is used as an indicator. What color change is observed at the end point? तो starch को जब हम इंडिकेटर यूज करते हैं थायो की हाइपो की टाइट्रेशन के लिए, तो हमारे पास जो एंड पॉइंट है डेट वन इज ब्लू टू कलरलेस। In a titration involving iron and KMnO4 in acidic medium, iron मेटल है आपके पास, ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2+ से 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, ए ऑप्शन। In a redox titration of sodium thiosulfate with iodine, the thiosulfate, आप लोगों को पता है हेलोजेंस तो हैं, they are strong oxidizing agent, तो iodine will act as an oxidizing agent, और आपके पास सोडियम थायोसल्फेट या थाइपो जो है that will act as a reducing agent. Why is sulfuric acid used in the redox titration involving KMnO4 and Fe2 positive? तो हम हमेशा एसिडिक कंडीशन में एसिडिफाइड के टाइट्रेशन करवाते हैं। What is the purpose of using sulfuric acid? ताकि ये फॉर्मेशन नहीं होने देता MnO2 के प्रेसिपिटेट्स की, टाइट्रेशन को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा। In a redox titration, which of the following is the best primary standard for standardizing KMnO4? KMnO4 की स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, डी ऑप्शन। In an acidic medium, dichromate and permanganate both act as an oxidizing agent. तो हम एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, परमैग्नेट भी। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है? ये बराबर हैं, या आप दोनों यूज कर सकते हो। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है तो हमने देखना है इनका रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो परमैग्नेट हैज अ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो वही स्ट्रॉन्गर ज्यादा है आपके पास, बी ऑप्शन। In a redox titration, the standard electrode potential of the oxidizing and reducing agents determine. तो हमारे पास E की वैल्यू क्या डिटरमिन करती है? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगर आपको सम टोटल E का पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास रिएक्शन फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर E की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, दैट वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। What is the oxidation state of chromium in K2CrO7? तो इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करनी है।
एक ऑक्सीजन की आपके पास -2 होती है, तो 7 की हो जाएगी -14। पोटेशियम +1 होता है, तो ये 2 है, पोटेशियम +2। तो आपने ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, इसको जीरो करना है, तो -14 इधर आपके पास, +2 इधर है, तो क्रोमियम पे आ जाएगा +12। तो एक क्रोमियम की आ जाएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो एक्यूरेसी हमें क्यों, कौन कौन सी ये तीनों ऑप्शंस जो हैं हमें एक्यूरेसी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे, इफेक्ट करेंगे। सो ऑल इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। विच apparatus is commonly used to add the titrant in a titration experiment। तो हम क्या टाइट्रेंट कहाँ पे लेते हैं, हमेशा ब्यूरेट में। ब्यूरेट में हम वो सोल्यूशन लेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है। ए ऑप्शन। इन अ टाइट्रेशन व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का क्या होता है, ये हमारे पास नॉन कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन होगा। इट हैज अ प्राइसली नॉन कंसेंट्रेशन। सी ऑप्शन इज द बेस्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट टाइट्रेशन रिजल्ट। तो टेम्परेचर भी इफेक्ट कर सकता है, एक्यूरेसी भी मेजरमेंट की बिल्कुल इफेक्ट करती है, शेप ऑफ द बीकर जो है वो हमें हमारे रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे बीकर आपका छोटा बड़ा जिस भी शेप का हो, हम उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मेजरमेंट अगर ठीक ली है, अगर हमें 50 ml चाहिए और अगर हमने एक्यूरेटली 50 ml ले लिया है, तो शेप ऑफ बीकर कुछ भी हो, हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्विज था। सेकंड क्विज आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड डे हो जाएगा, एक दिन छोड़ के। तो इसमें हमारे पास इंक्लूड होंगे नेक्स्ट 2 टाइट्रेशन टाइप्स, प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्विज।